नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे सिंधु सभ्यता के प्राचीन नगरों का, जिसमें हम लोगों ने मुख्य मुख्य सभी नगरों का अध्ययन किया। और आज अपनी सिंधु सभ्यता की ये लास्ट क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने जो प्रारंभिक परिचय और नगरों का अध्ययन किया, उन सभी नगरों के बाद में लास्ट में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी भी सभ्यता के अंतर्गत बच गया था, उसका हम लोग इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए क्लास करते हैं शुरू। हेडिंग है आज अपनी सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट। ठीक है, तथ्य या फैक्ट। सिंधु सभ्यता में सभी जगह भवन निर्माण वगैरह मिले थे, लेकिन सिंधु सभ्यता की मुख्य बात करें तो 3 प्रकार के भवन मिले हैं। कितने प्रकार के भवन मिले हैं? 3 प्रकार के भवन मिले हैं। उन भवनों की अगर बात करें तो पहला प्रकार था वो निवास गृह था। निवास गृह यानी लोग जिसमें निवास करते थे, ऐसे घर मिले हैं जिसमें लोगों के द्वारा निवास किया जाता था। दूसरा था वो था सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन। और तीसरा जो प्रकार था वो था सार्वजनिक स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के भवन निर्माण की बात करते हैं हम, या 3 प्रकार के भवन हमें मिलते हैं: निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। इन सभी में सिंधु सभ्यता में क्या किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन सभी में इसका जो निर्माण हुआ था तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो साधारण सा क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता के जो मकान थे तो वो कैसे थे? कच्ची में ईंटों के, पक्की ईंटों के, या हम बात करें घास फूस के, या हम बात करें सरकंडे के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। साधारण से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है किस प्रकार के ईंटों का निर्माण हुआ था, किस प्रकार के ईंटों से बने हुए थे। तो पक्की ईंटों से ये बने हुए थे। ईंटों को आपस में चिपकाने के लिए कहें या ईंटों को आपस में मिलाने के लिए गारे या जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता? गारे या जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिप्सम का इसमें प्रयोग किया जाता था। और आगे नेक्स्ट तथ्य की बात करें तो नेक्स्ट तथ्य है कि सिंधु में काफ़ी प्रकार की मोहरें हमें प्राप्त होती है। सिंधु वासियों की सबसे ज़्यादा मोहरें हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो किसी भी मोहर पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी मोहर पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। ध्यान रखना, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। किसी भी मोहर पर गाय के चित्र हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, गाय के चित्र अपने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि सिंधु के जो लोग थे या सिंधुवासी थे, वो धातु में कांसा धातु का प्रयोग करते थे। धातु में किस धातु का प्रयोग करते थे? कांसा धातु का प्रयोग करते थे। और कांसा धातु की अनेक प्रकार की मूर्तियां भी मिली हैं, यानी कांसा धातु की हमें क्या मिली है? मूर्तियां भी मिली है। कांसा धातु की हमें क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। ठीक है, मूर्तियां मिली है। लेकिन ये जो मूर्तियां बनाते थे वो किस विधि से बनाते थे या किस विधि में ये लोग ढालते थे? तो लुप्त मोम तकनीकी थी इनकी। कौन सी थी?
लुप्त मोम तकनीकी, मोम तकनीकी। ठीक है, ये जो लोग मूर्ति वगैरह बनाते थे कौन सी तकनीकी से बनाते थे? लुप्त मोम तकनीकी से ये लोग मूर्तियों को ढालते थे। ठीक है, कौन सी विधि से? लुप्त मोम तकनीकी से। यानी पहले प्रारंभिक कच्चा ढांचा ये तैयार करते थे और उस ढांचे में ये लोग क्या करते थे? कांसा धातु को भरते थे। पहले मोम से जो है वो ढांचे को तैयार करते थे और उसको क्या कर लेते थे, फिर बाद में उसको तपाकर वो मोम पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था और मूर्ति का स्ट्रक्चर है वो अपने लिए वो तैयार कर लेते थे। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। यानी सिंधु सभ्यता में पुरुष व महिला, पुरुष व महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो पुरुष व महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना कि पुरुष है वो कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठिया पहनते थे। यानी पुरुष व दोनों, महिला दोनों तो कौन कौन से आभूषण धारण करते थे? कंठाहार, ठीक है, पट्टिका और बाजूबंद और अंगूठियां, बाजूबंद अंगूठियां। पुरुष व महिला दोनों तो किस प्रकार के आभूषण धारण करते थे? पुरुष भी करता था और महिला भी धारण करती थी, कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां। लेकिन केवल महिला किस प्रकार के आभूषण धारण करती थी? केवल महिला करघनी, झुमके और पायल धारण करती थी। करघनी, झुमके और पायल। ठीक है, यानी करघनी यानी तागड़ी और झुमके और पायल धारण करती थी। तो ध्यान रखना है, पुरुष और महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि पुरुष और महिला दोनों तो पहनते थे कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठिया। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल महिला है वो करघनी, झुमके, पायल वो ऐसे धारण करती थी। एक बार के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पर भवन निर्माण है वो 3 प्रकार के मिलते हैं: निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। इन सभी के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और ईंटों को चिपकाने के लिए गारे व जिप्सम का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, मुहर मिली है, काफ़ी मुहरें मिली हैं, लेकिन मुहर पे किस जानवर के चित्र नहीं मिले हैं? गाय के चित्र नहीं मिले हैं। किस जानवर के चित्र नहीं मिले? गाय के चित्र नहीं मिले हैं। उसके बाद में कांसा धातु की मूर्तियां जो बनाते थे ये लोग, तो कौन सी विधि से बनाते थे? मोम तकनीकी से बनाते थे। कौन सी तकनीकी से बनाते थे? मोम तकनीकी से बनाते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण ग्रहण करते थे, दोनों आभूषण धारण करते थे। लेकिन पुरुष और महिला दोनों किस प्रकार के आभूषण धारण करते थे? कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठिया धारण करते थे। लेकिन केवल महिला, जो पुरुष धारण नहीं करते थे, ओनली महिला ही धारण करती थी। ऐसे आभूषण थे तो करघनी, झुमके और पायल थे। ठीक है, उसके बाद में आगे उसके बाद में बात करते हैं कपास की। ठीक है, कपास की बात करते हैं तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। लेकिन कपास के साक्ष्य
हड़प्पा वासियों ने कपास की कृषि करना शुरू किया। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने कपास की कृषि करना शुरू किया था। ठीक है, कपास को यूनानी लोग है वो सीडन कहते थे। क्या कहते थे? सीडन कहते थे। क्या कहते थे? सीडन कहते थे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। उसके बाद में बात करते हैं पवित्र पक्षी की। पवित्र पक्षी, सिंधु काल का जो पवित्र पक्षी था वो था पाक था। क्या था? पाक था। पाक था या फाक था। ठीक है, सिंधु काल का पवित्र पक्षी था तो वो कौन सा था? पाक था या फाक था, जिसे हम क्या कहते हैं? बतख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बतख कहते हैं। और पीतल की बतख, पीतल की बनी हुई बतख है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है? चहुंदड़ों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? चहुंदड़ों से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, सिंधु काल का या सिंधु सभ्यता के लोगों का पवित्र पक्षी कौन सा था? पाकता था। ठीक है, पाकता यानी बतख था। और पीतल की बनी हुई बतख का जो अपने को चित्र प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? चहुंदड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य जो खाद्यान्न है यानी खाने के रूप में जो प्रयोग करते थे वो गेहूं और जौ था। गेहूं व जौ था। क्या था? गेहूं व जौ था। लेकिन ये लोग उत्पादन है वो गेहूं का भी करते थे। गेहूं, कपास, जौ, राई, मटर, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इन सभी का ये लोग क्या करते थे? उत्पादन करते थे। ठीक है, ध्यान रखना कि खाने के रूप में तो ये गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। खाने के लिए तो गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे, लेकिन उत्पादन ये लोग गेहूं का भी करते थे, कपास का भी करते थे, जौ का भी करते थे, राई का भी करते थे, मटर, तिल, सरसों, इन सभी का क्या करते थे? ये लोग उत्पादन करते थे। ठीक है, एक बार के लिए देख लीजिएगा, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद में देखो सिंधुवासी नीम, पीपल, लिंग, योनि, सांप, अग्नि, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, ये सभी सिंधुवासी क्या करते थे? इनकी पूजा करते थे। नीम, पीपल, लिंग, योनि, सांप, अग्नि, कुबड़ वाला बैल, मातृ देवी
आदि की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, मातृ देवी की मूर्ति ये अपने को हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। ये जो मातृ देवी है, ये जो मातृ देवी है, ऐसी ही मातृ देवी कहाँ थी? मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत भी थी। कहाँ पर थी? मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत थी। लेकिन उस मिस्र की सभ्यता की जो मातृ देवी थी उसका नाम था आइसिस। आइसिस, क्या नाम था? आइसिस। ठीक है, क्या नाम था? आइसिस था। और अपनी जो मातृ देवी है, अपने हड़प्पा से जो मातृ देवी प्राप्त हुई है, या अपने सिंधुवासी जिस माता की पूजा करते थे, उसकी तुलना मिस्र की किस देवी से की गई है? आइसिस देवी से की गई है। मिस्र की आइसिस देवी से इसकी तुलना की गई है। समझ आई बात? यानी ये लोग इनकी पूजा करते थे। उसके बाद में सिंधु में जो कुछ मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पे कौन कौन से चित्र मिले हैं? मोहरों पर चित्र, ठीक है। मोहरों पे चित्र मिला है कुब्बड़ वाला बैल, कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है, गेंडा, गेंडा, बाघ, हाथी, बाघ, हाथी, मगरमच्छ, बकरी, हिरण, ठीक है, और भैंस। ऐसे जानवरों के हमें क्या मिले हैं? उनकी मोहरों पे चित्र मिले हैं। ऐसे जानवरों के उनकी मोहरों पे चित्र मिले हैं। और जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की जो मोहर हमें प्राप्त हुई है, उस मोहर पे कुब्बड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, ठीक है, हाथी और हिरण के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? हिरण के चित्र हैं। ये भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में सिंधु के जो समकालीन सभ्यता है, पहले इसके देख लो, बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लो कि सिंधुवासी है वो नीम, पीपल, लिंग, योनि, सांप, अग्नि, कुब्बड़ वाला बैल, मातृ देवी की पूजा करते थे। और मातृ देवी की जो तुलना है वो मिस्र की किस देवी से की जाती है? आइसिस देवी से की जाती है। सिंधु काल की जो मोहरें हमें प्राप्त होती है, उन मोहरों पे कुब्बड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, मगरमच्छ, बकरी और हिरण के और भैंस के चित्र अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखो सिंधु की समकालीन सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। हम बात करें नील की सभ्यता की। नील की सभ्यता जो किस देश के अंतर्गत है? मिस्र के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? मिस्र के अंतर्गत है। कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे हैं। और ध्यान देना, गेहूं की कृषि सर्वप्रथम नील नदी के पेटे में की गई थी। गेहूं की कृषि सर्वप्रथम किस नदी या हम कहें किस सभ्यता के अंतर्गत हुई थी? तो किस सभ्यता के? मिस्र की सभ्यता या नील की सभ्यता के अंतर्गत गेहूं की कृषि का आगाज हुआ था। और गेहूं की कृषि सर्वप्रथम किस में की गई थी? नील नदी के पेटे में की गई थी, ठीक है। दूसरा ही सभ्यता इसके समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी जिस काल में भारत में सिंधु सभ्यता पनप रही थी या सिंधु सभ्यता में के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसी समय ये सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं
ये सभी सभ्यताएं भी विश्व में क्या कर रही थी, पनप रही थी, और वहाँ के लोग अपना इस सभ्यता के समकालीन ही जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक ईरान के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? इराक ईरान के अंतर्गत है। ठीक है, इराक ईरान के अंतर्गत है। और ये दजला व फ्रात, ये दो नदियां थी, दजला व फ्रात, ये दो नदियां थी। इन दो नदियों के पेटे में पनपी थी, या दोआब क्षेत्र के अंतर्गत ये दोनों, ये सभ्यताएं, यह सभ्यता है वो पनपी थी। ठीक है। उसके बाद में तीसरी सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता है तो किस देश के अंतर्गत है? चीन के अंतर्गत है। और कौन सी नदी है? हवांगो नदी है। हुआंगहो नदी है। कौन सी नदी है? हुआंगहो नदी है, जिसे क्या कहा जाता है? चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का क्या कहा जाता है? ये शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीन में सबसे ज़्यादा अपना रास्ता परिवर्तित करने वाली नदी है। ठीक है। तो ये ध्यान देना कि विश्व भर में जब भारत में सिंधु सभ्यता पनप रही थी, तब विश्व भर में कौन सी मुख्य सभ्यताएं पनप रही थी? नील की सभ्यता पनप रही थी, जो किस देश में? मिस्र में है। और कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक ईरान के अंतर्गत आती है। और कौन सी दो नदियां हैं? दजला और फ्रात के किनारे हैं। चीन की सभ्यता है जो किस देश के अंतर्गत है? चीन के अंतर्गत है, व्यांगो नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कुणाल। ये स्थान हरियाणा में है। कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि चांदी के दो मुकुट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चांदी के दो मुकुट अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुणाल हरियाणा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नेवासा। ठीक है। नेवासा, ये इस स्थान से, नेवासा से भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नेसदी। ठीक है। इस नेसदी को पशुपालकों का नगर कहा जाता है। पशु पालकों का नगर कहा जाता है। ठीक है। नेसदी को क्या कहा जाता है? पशुपालकों का नगर कहा जाता है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट शब्द आता है चषक। सिंधु सभ्यता में चषक प्राप्त हुए। चषक एक बर्तन होता था। चषक क्या होता था? एक बर्तन होता था, जिसको किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मदिरा के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये क्या था? मदिरा का पात्र था। चषक क्या था? मदिरा का पात्र था। एक शब्द आता है फ्योन्स। फ्योन्स। ठीक है। फ्योन्स, फ्योन्स क्या होता था? बालू रेत। ठीक है। बालू रेत, इसमें प्राकृतिक रंग मिलाया जाता था, रंग, और उसी रंगों के साथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था। चिपचिपा पदार्थ, और इन तीनों का मिश्रण क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था।
क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था, तब क्या बनता था, फ्योन्स बनता था। यानी इन तीनों के मिश्रण को गर्म करके एक नया पदार्थ तैयार करते थे वो लोग, जिसको किस नाम से जानते थे, फ्योन्स के नाम से जानते थे। उसके बाद में है मनोरंजन के साधन। उसके बाद में वो लोग कौन कौन से मनोरंजन करते थे, ठीक है। मनोरंजन के साधन, वो लोग पासा खेलते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे मनोरंजन में, पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे। शिकार भी उनका क्या था, एक मनोरंजन का साधन था। शिकार भी क्या था, उनका एक मनोरंजन का साधन था। उसके अलावा पशुओं को भी लड़ाते थे वो लोग, पशुओं की लड़ाई, मुर्गों को भी लड़ाते थे ये लोग, मुर्गा लड़ाई। ये सभी क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। वो लोग मुहर बनाने के लिए सेलकड़ी, मिट्टी का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जब मुहर बनाते थे उसमें एक मिट्टी होती थी, यानी चिकनी मिट्टी हम बात कर सकते हैं कि चिकनी मिट्टी होती थी, सेलखड़ी मिट्टी होती थी। उसको क्या करते थे, फिर वो मोहर बनाकर और गर्म भट्टियों में तैयार करके वो मोहरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में बात करें तो ये जो सभ्यता थी ये व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी। व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता से जो हमें मृद भांड मिले हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के बड़े बड़े मटके मिले हैं, वो किस प्रकार के मटके मिले हैं, लाल व काले रंगों का उन मटकों को चित्रित किया जाता था, या लाल व काले रंगों का प्रयोग किया गया था। लाल और काले रंगों के मटके यहाँ मिले हैं, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। तो मृद भांड लाल व काले रंग के मिले हैं, इसको हम कह सकते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर भी कह सकते हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड भी कह सकते हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको एक बार के लिए देख लीजिएगा दोबारा से। मनोरंजन के साधन, पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार खेलते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे, मुर्गा लड़ाई करवाते थे, ठीक है। मुहर बनाने में सेलखड़ी मिट्टी का प्रयोग करते थे। मंदिरों के अवशेष अपने को यहाँ से किसी प्रकार के नहीं मिले। वाणिज्य व्यापार प्रधान ये सभ्यता थी, एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद में यहाँ से ज़्यादा ये नगरों का विकास हुआ था। ये भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहा जाता है।
भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी किसको कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस काल में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ था, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उसके बाद में हम बात करें सुलकोटड़ा है, सुतकांगेडोर है, लोथल है, धोलावीरा है, रोपड़ है, कालीबंगा है। ऐसे नगरों का विकास है वो सिंधु काल में हुआ था। उसके बाद में यहाँ की व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में बात करें कि सिंधु सभ्यता के हिंदू कुश पर्वत को, सिंधु सभ्यता के हिंदू कुश पर्वत को पार करके अफगानिस्तान में कौन कौन से मुख्य नगर हैं? अफगानिस्तान की हम बात करें तो ऐसे ध्यान रखना, हिंदू कुश पर्वत को पार करके कौन से नगर हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदू कुश पर्वत को पार करके कौन कौन से नगर हैं? तो हम बात करते हैं सुरतगोई की। सुरतगोई की, ठीक है। ये जो नगर है ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले, नहरों के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? नहरों के प्रमाण मिले। दूसरी बात करते हैं, यहाँ से दूसरा कौन सा मुख्य नगर मिला है? तो मुंडीगाग है, मुंडीगाग, ठीक है। तो एक बार के लिए दोबारा देख लो, हिंदू कुश पर्वत को पार करके अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन से नगर हैं? तो ध्यान देना, सुरतगोई, नहरों के प्रमाण यहाँ से मिले। कई बार कंपटीशन में ये यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। और मुंडीगाग जो स्थान है वो भी कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंतर्गत ये। तो ये लगभग अपना सिंधु सभ्यता का ये पॉइंट है, ये पूरा हो चुका है। और नेक्स्ट कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी सभ्यता पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसी सभ्यता पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। और यहाँ पर जिस किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस रेड बटन पे जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी सितारा क्लासेस की कोई कक्षा आएगी वो कक्षा का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।